हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने महाजनपदों के बारे में बताया था। इस काल में 16 महाजनपद जो थे उनका प्रचलन हमें देखने को मिलता है और उनके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। उसके बाद इस काल में कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे, उनके बारे में भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आज की वीडियो में हम इस महाजनपद काल की ही अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री और इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाती हूँ उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था में पहले हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। तो इस काल में जो गांव जो थे उनकी संख्या और उनके आकार में वृद्धि होने लगी थी, इसके हमें प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा इस काल में जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी थी। इससे पहले इतनी अधिक जनसंख्या और कहीं नहीं पाई गई थी जितना इस काल में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा इस काल में जो पाली ग्रंथ थे उनसे भी हमें 3 श्रेणियों के गांव के बारे में उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन सी थी हम देख लेते हैं। पहली श्रेणी जो थी उनमें वैसे गांव आते थे जहां पे विभिन्न जनजातियों और समुदायों के लोग रहते थे। इसके अलावा इन गांवों की संख्या बहुत अधिक होती थी और इनमें से प्रत्येक गांव का नेतृत्व जो करता था उसे भोजक कहते थे और यह गांव का मुखिया होता था। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी के जो गांव थे वो उपनगरीय गांव थे, मतलब यहाँ पे जो व्यवसाय करने वाले लोग थे वो रहते थे और एक गांव में एक व्यवसाय के ही लोग रहते थे। और इन गांव में हमें सिर्फ 3-4 कोठियाँ ही बनी हुई दिखती थी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, छोटे छोटे गांव होते थे। और ये गांव व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे क्योंकि एक गांव में एक ही व्यवसाय के लोग रहते थे, इसलिए ये एक बाजार की तरह भी काम करते थे। जैसे कि हमें किन किन के उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि एक गांव हो गया बढ़ई का गांव, दूसरा नमक बनाने वाले जो लोग होते थे उनका एक अलग गांव होता था। इसके अलावा जो शिल्प प्रधान जो लोग होते थे उनका एक अलग गांव होता था। तो इस प्रकार हर व्यवसाय के अलग अलग गांव होते थे, इसलिए ये एक बाजार की तरह कार्य करते थे। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते थे जो शिकारी थे और ये लोग गांव के जो किनारों पर रहते थे, मतलब जंगलों के पास जो गांव का जो इलाका होता था उससे बाहर उसके किनारे पर रहते थे और ये लोग शिकारी होते थे और जो मुख्यतः भोजन एकत्रीकरण पर ही निर्भर होते थे, मतलब ये लोग जंगलों से भोजन एकत्रित करते थे, ये भोजन का उत्पादन नहीं करते थे और ना ही भोजन बनाते थे, इसलिए ये गांव के बाहरी इलाकों पर और जंगलों के पास में रहते थे। अब हम लोग अगर भूमि के बारे में बात करें तो इस काल में जो भूमि थी वो छोटे छोटे भूखंडों में बटी होती थी और गांव के प्रत्येक परिवार में समान रूप से बटी होती थी। इसके अलावा जो किसान होते थे वो उन जितने भी किसान थे वो सब साथ मिलकर उन खेतों की मेड़ बनाने, इसके अलावा उनकी सिंचाई करने का कार्य ग्राम प्रमुख जो होता था गांव का उसकी देखरेख में ये लोग खेती करते थे। इसके अलावा अब किसान जो उत्पादन करते थे उन्हें अपने उत्पादन का 1/6वां हिस्सा राज्य अधिकारियों को देना होता था और यह जो ये लोग देते थे अपना उत्पादन का वो प्रत्यक्ष कर के रूप में राज्य अधिकारियों को देते थे। इसके अलावा कुछ गांव जो होते थे वो ब्राह्मणों और बड़े व्यापारी जो होते थे उन्हें भी दान में दे दिए जाते थे। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी उन पर दासों और मजदूरों की सहायता से खेती की जाती थी। इसके अलावा जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, मतलब जो समृद्ध किसान होते थे, उन्हें एक अलग नाम दिया जाता था और उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग अगर कृषि के बारे में बात करें तो इस काल में हमें लोहे का प्रमाण
बहुत अधिक देखने को मिलता है। मतलब अब कृषि में लोहे का बहुत अधिक उपयोग होने लगा था। इसके अलावा दास जो होते थे उनको भी अब कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा था। मतलब अभी तक दास सिर्फ परिवारों में कार्य करते थे, लेकिन अब उन्हें कृषि में भी लगाया जाने लगा था। इसके अलावा हमें धान की रोपाई के भी प्रमाण वहाँ पे इस काल में देखने को मिलने लगते हैं। धान के अलावा वहाँ पे जौ, बाजरा, दाल और गन्ना, इन सब फसलों का भी उत्पादन किया जाता था। अब हम लोग अगर व्यापार और शिल्प के बारे में बात करें तो इस काल में शिल्प के क्षेत्र में बहुत ही अधिक विशेषीकरण हो गया था। मतलब अब विशेष प्रकार के शिल्पों का निर्माण किया जाने लगा था। इसके अलावा शिल्प से संबंधित जितने भी संगठन थे, इसके अलावा जो गिल्ड होते थे, उनके भी हमें प्रमाण इस काल में देखने को मिलने लगते हैं। जैसे कि वैशाली जो है, वहाँ से हमें सैकड़ों बर्तनों की दुकानों के प्रमाण एक साथ देखने को मिले हैं। मतलब एक साथ सैकड़ों दुकानें बर्तनों की वहाँ पे लगी हुई थी, ऐसा हमें देखने को मिला है। इसके अलावा बनारस जो है, वहाँ पर भी हमें हाथी दांत पर काम करने वाले शिल्पी जो होते थे, उनकी गलियों के प्रमाण मिले हैं। मतलब एक गली में सिर्फ हाथी दांत पर कार्य करने वाले ही जितने भी शिल्पी होते थे, वो एक साथ रहते थे। इसके अलावा इस काल में व्यापार के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस काल में बड़े पैमाने पर आंतरिक और बाह्य व्यापार होने लगा था। जैसे कि उत्तर एवं मध्य भारत के कई स्थलों से NBPW मतलब उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड जिन्हें कहते हैं, उनके बर्तनों के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो जातक साहित्य है, उसमें भी यह बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया से भी इस काल में व्यापार होता था, तो इसके भी हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम सिक्कों के बारे में बात करें तो ये वही काल था जहाँ सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था, और इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। और इन सिक्कों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। मतलब सिर्फ ये ऐसे ही धातु की एक सिंपल प्लेट होती थी, छोटी सी। मतलब इन पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। तो इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहते थे। हमें इस काल में सिक्कों का भी प्रचलन देखने को मिलता है। इसके अलावा इस काल में द्वितीय नगरीकरण की भी शुरुआत हो गई थी। इसे हम द्वितीय नगरीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, तब भी हमने नगरीकरण के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसे नगरीकरण कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पुराना नगरीकरण माना जाता है। उससे पहले हमें कहीं भी नगरीकरण के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। उसके बाद जो दोबारा हमें नगरीकरण के प्रमाण देखने को मिलते हैं, उनकी शुरुआत इस काल से ही हुई थी। तो इसके भी हमें प्रमाण इस काल में देखने को मिलते हैं। इस काल में भी नगरीकरण की जो भी विशेषताएं होती हैं, वो सब देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस काल में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। जैसे यहाँ पे किसान भी थे, इसके अलावा व्यापार और शिल्प का जो उत्पादन है वो सब कुछ होता था। इसके अलावा राज्यों की भी स्थापना हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि इस काल में नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इस काल में सिर्फ नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। इसके बाद फिर जब मौर्य काल आता है, उसके बाद मौर्य काल के बाद जब मौर्योत्तर काल आता है, उसमें हमें नगरीकरण का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमने महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। अब हम लोग महाजनपद काल की राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस काल का विशेष महत्व है। इस काल में राज्य के सभी तत्व हमें देखने को मिल जाते हैं। और मैंने बताया था, जब मैंने महाजनपद पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था
कि इस काल में जो है वो राज्य दो तरीके के होते थे। एक तो वो जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी और दूसरे वो जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी। इसके अलावा इस काल में हमें वेतनभोगी अधिकारियों की भी जानकारी मिलने लगती है। मतलब अब इन अधिकारियों को वेतन भी दिया जाने लगा था। इन अधिकारियों में जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उन्हें महामात्र कहा जाता था। इसके अलावा इस काल में हमें राजस्व प्रमाण प्रशासन के भी प्रमाण देखने को मिलने लगते हैं। जैसे कि जो बलि साधक नाम का अधिकारी होता था वो भू राजस्व वसूलने का काम करता था। इसके अलावा जो शुल्काध्यक्ष होता था वो भी चुंगी शुल्क वसूलने का काम करता था। मतलब इस काल में सभी प्रकार के जितने भी कर लगाए जाते थे उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलने लगती है। और यही ऐसा पहला काल था जहां हमें सबसे पहले न्यायिक ढांचे की भी जानकारी मिलती है। मतलब अब अपराधियों को सजा देने के लिए या उनको दंड देने के लिए न्याय व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई थी। तो उसके भी प्रमाण सबसे पहले हमें इसी काल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस काल में दीवानी और फौजदारी जो अधिकार होते थे उनके भी साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस काल में जो सेना होती थी उनको भी अब वेतन दिया जाने लगा था। इसके अलावा मैंने इस काल की राजनीति में जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है इस काल के 16 महाजनपद। उनके बारे में पहले की वीडियो में बताया था तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये थी इस काल की प्रमुख राजनीति के प्रमुख तत्व। अब हम लोग इस काल के समाज के बारे में देख लेते हैं कि इस काल में समाज कैसा था। तो इस काल में समाज में कुछ ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं हुआ था। जैसा परिवर्तन हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है वैसा ही समाज इस समय भी था। हालांकि कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन हुए थे तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस काल में जो हमें इस काल के जो साहित्य थे उनसे इस काल के जो प्रमुख वर्ण थे, कौन कौन से वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनके जितने भी कार्य होते थे उनके बारे में हमें इस काल के साहित्य से जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जब इस काल में आपातकाल पड़ा था उस समय इन वर्णों ने कौन कौन से कार्य किए थे उसके बारे में भी हमें जानकारी इस काल के जो साहित्य थे उनसे मिल जाती है। इसके बाद हम इस काल में देखते हैं कि यहाँ पे जाति प्रथा जो है उसका भी प्रचलन हो गया था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रचलन हुआ था। उसके बाद जब महाजनपद काल तक आते हैं तो वहाँ पे फिर जाति प्रथा भी शुरू हो गई थी। यह जो जाति प्रथा है वो जन्म आधारित होती थी या फिर अंतर जातीय विवाह, मतलब एक कास्ट से दूसरी कास्ट में विवाह करने से भी अलग जाति का उत्पन्न होना इस काल में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो अलग अलग जातियां होती थीं उनके खान पान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस काल में भेदभाव और छुआछूत जो है उसके प्रमाण हमें देखने को मिल जाते हैं। इस काल में बहुत अधिक सामाजिक भेदभाव और छुआछूत हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इस काल में जो दास थे उनकी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। तो इसके भी हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। हमने ऋग्वैदिक काल में भी दासों के बारे में पढ़ा था लेकिन उस समय उनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी। लेकिन इस काल तक आते आते दासों की स्थिति अब और भी दयनीय होती जा रही थी। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति भी और दयनीय होती जा रही थी। ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था कि महिलाओं के लिए वो काल स्वर्ण युग के समान था और उसके बाद महिलाओं की स्थिति हर काल में और दयनीय होती जा रही थी। तो इस काल में भी हमें उनकी जीवन में बहुत गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि उपनयन संस्कार से महिलाओं को बिल्कुल वंचित कर दिया गया था। इसके अलावा इस काल में बाल विवाह भी हमें देखने को मिलने लगते हैं। इसके अलावा खान पान और मनोरंजन जो है वो उत्तर वैदिक काल की तरह ही है।
लेकिन बौद्ध और जैन धर्म इस काल में जब प्रचलित हुए तो हमें अहिंसा और शाकाहार का महत्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो शिक्षा थी वो भी वैदिक काल की तरह ही थी, लेकिन इस काल में बौद्ध और जैन जो जैन धर्म थे वो भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र हो गए थे। इसके अलावा आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार और गोत्र इत्यादि जो हैं वो समकालीन साहित्य में इनको न केवल व्यवस्थित रूप दिया गया था बल्कि इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने की भी कोशिश की गई थी। मैंने उत्तर वैदिक काल में बताया था कि वहाँ पे 4 प्रकार के आश्रमों के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। कौन कौन से थे? पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये प्रमुख 4 आश्रम होते थे। इसके अलावा पुरुषार्थ कौन कौन से थे? पहला जो पुरुष का कर्तव्य है, पुरुषार्थ मतलब पुरुष के कर्तव्य, तो उनमें पहला होता था धर्म, फिर दूसरा होता था अर्थ यानी पैसा कमाना, तीसरा होता था काम और चौथा होता था मोक्ष। तो ये हमें प्रमुख 4 पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में हमने 16 संस्कारों के बारे में भी बात की थी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र का भी प्रचलन शुरू हो गया था, तो इस काल में इन सबको व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया था। इसके अलावा उत्तर वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत के साथ साथ इस काल में हमें लौकिक संस्कृत और प्राकृत भाषा का भी प्रचलन देखने को मिल जाता है। मतलब अब समाज में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा भी प्रचलन हमें होते हुए दिखाई देता है। तो ये हमने आज के वीडियो में महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के बारे में चर्चा की। इसके अलावा इस काल का जो धर्म है उनमें प्रमुख बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, उनके बारे में मैं अलग से एक एक वीडियो में बताऊंगी। तो आगे के वीडियो में अब मैं पहले बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।